नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं डीपी एजुकेयर के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि परीक्षाएं नजदीक हैं, तो आपसे जैसा हमारा आपका कमिटमेंट था कि आप अपनी तैयारी को लगातार धार देने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में डीपी एजुकेयर की टीम आपके लिए लेकर आई है करंट अफेयर्स का वो पावर पैक करंट अफेयर्स का पैक, जिसकी सहायता से न केवल आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस दिशा में अब तक कई वीडियोस पहुंच चुके हैं और आप उम्मीद करता हूं कि उन वीडियोस की मदद से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और आज करंट अफेयर्स के उसी श्रृंखला की ये चौथी किस्त आप तक पहुंच रही है, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगतियों के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि स्पेस सेक्टर या अंतरिक्ष हमेशा से हम इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। इंसान अपने अस्तित्व के प्रारंभिक दौर से ही जब आसमान की ओर देखता था तो आसमान की ये विशालता उसको न केवल रोमांचित करती थी बल्कि उसे जिज्ञासा और कौतूहल से भी भर देती होगी कि आखिरकार आसमान में जहां वो देख रहा है, ये जो टिमटिमा रहे हैं, ये सब क्या है। उन्हें समझने के लिए उसके जो प्रयास हैं, ये प्रयास एक नए मुकाम तक तब पहुंचे जब हम लोगों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। हालांकि हम और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो वर्ष 1962 में 1962 में इसे एक स्पेस रिसर्च कमिटी के तौर पर बनाया गया था। यानी इसे आप कह सकते हैं इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बोला जाता था। और इसको स्थापित करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्हें हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई प्लस आपके भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा और हमारे विजनरी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज एक महाशक्ति बन चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम नासा की बात करें, अगर हम बात करें जाक्सा की, अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, या फिर बात की जाए रॉसकॉस्मोस यानी रशियन स्पेस एजेंसी की, तो इन चारों स्पेस एजेंसीज की तुलना में अगर हम इसरो की सफलता दर को देखते हैं, यानी अगर इसरो की आप सक्सेस रेट की बात करें तो इसकी सक्सेस रेट किसी भी अंतरिक्ष परियोजना के लिए इन चारों अंतरिक्ष संगठनों की सक्सेस रेट से कहीं ज्यादा है। यानी इसे आप 90 to 95% की सक्सेस रेट के साथ दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी के तौर पर आज की डेट में जानते हैं। हालांकि 1962 में स्थापित हुआ ये कमिटी, अगर तारीख की बात हो तो 15 अगस्त सन 1969 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, यानी इसका राष्ट्रीयकरण हम लोगों ने किया और राष्ट्रीयकरण के बाद यह बन गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी ICSR हुआ करता था। ठीक है, यह नाम इसका जो है पहले हुआ करता था, जो अब आप इसरो के नाम से जानते हैं।
आपको यह भी पता है दोस्तों कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC और SDSC, जिसे हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं, तो इसमें ये सतीश धवन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के कार्यों को आगे बढ़ाया, और परिणाम कि आज श्रीहरिकोटा में मौजूद है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से हम लोग करते क्या है दोस्तों, यहां से किया जाता है सैटेलाइट लॉन्चिंग। जबकि अगर हम VSSC की बात करें तो VSSC तिरुवनंतपुरम में है, और यहां पर होता है आपका लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण, यानी जो प्रक्षेपण यान होते हैं उनका जो निर्माण किया जाता है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर में किया जाता है, और उनका जो प्रक्षेपण होता है वो हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होता है, जबकि प्रक्षेपण जो हम लोग करते हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर पे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूं, तो दोस्तों बात करने का मुख्य कारण है एक मिशन जिसे हम शक्तिसैट मिशन के नाम से जानेंगे। शक्तिसैट मिशन हाल के दिनों में, अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, खासकर कि अगर हम स्टार्टअप की बात करें दोस्तों, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्तमान में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो काम कर रहे हैं, और उन स्टार्टअप में आपको यह पता है कि एक नया स्टार्टअप हाल ही में आया है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं स्पेस किड्स इंडिया का। क्या नाम है दोस्तों उसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया। यह नाम जो है उस स्टार्टअप का है, जैसा मैंने बताया आपको कि यह एक स्टार्टअप है, और इसी स्टार्टअप ने वो कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम मैं आपको ले रहा हूं शक्तिसैट मिशन। अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न ये उठेगा कि शक्तिसैट मिशन एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों शक्तिसैट मिशन दुनिया भर के, अगर अलग अलग देशों की बात की जाए तो दुनिया भर से अलग अलग देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं का चयन कर रहा है, और इन बालिकाओं को इसरो के सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि कैसे इसरो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करता है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता देखी है। किस तरह से चंद्रयान 3 की मदद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि उसके साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले देशों में भारत दुनिया का पहला देश बन गया। यानी भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है, फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर यानी कि साउथ पोल पर लैंडिंग की है, और वो भी कैसी लैंडिंग की है दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग की है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था वो मिशन हार्ड लैंडिंग की वजह से विफल हो गया था। जबकि अगर चंद्रयान फर्स्ट की बात की जाए तो चंद्रयान प्रथम ने न केवल चंद्रमा पर जमी हुई अवस्था में पानी होने की पुष्टि की, बल्कि चंद्रमा के अध्ययन के लिए कई नए आयामों का भी उसने द्वार खोला, उसका रास्ता खोला। अब इस दिशा में अगर हम चंद्रयान 4 की बात करें तो चंद्रयान 4 या चंद्रयान 4 की मदद से, जिसका प्रक्षेपण आगामी भविष्य में होना सुनिश्चित हुआ है, इस कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 12,000 बालिकाओं को चुना जा रहा है। अगर मैं देशों की बात करूं कि कितने देशों से यह काम किया जाएगा, तो दोस्तों यह कार्यक्रम दुनिया के करीब 108 देशों में चलाया जा रहा है, और दुनिया के इन 108 देशों से चुनी गई इन बालिकाओं को न केवल इसरो के सेंटर में यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के कामकाज के तरीकों से परिचित कराया जाएगा, और उन्हें यह बताने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले भविष्य में यही वो महिलाएं होंगी
या यही वो लड़कियां होंगी जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को न केवल सफलतापूर्वक संचालित कर पाएंगी, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में यानी विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में किया गया एक अभूतपूर्व प्रयास भी होगा, जिसको जैसा मैंने बताया कि कौन सा एक स्टार्टअप इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उस स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स इंडिया। कितने देशों की महिलाएं चुनी जाएंगी, बालिकाएं चुनी जाएंगी? तो दोस्तों कुल 108 देशों की बालिकाएं चुनी जाएंगी। किस मिशन के लॉन्चिंग का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा। कितनी बालिकाएं चुनी गई हैं? तो 12,000 से ज्यादा कह सकते हैं आप कि लड़कियों को चुना गया है। हालांकि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को जब हम लोग पूरा कर लेंगे तो इससे न केवल बालिकाओं में निहित जो वैज्ञानिक जागरूकता, वैज्ञानिक उनकी जो क्यूरियोसिटी है साइंटिफिक, उसे और ज्यादा प्रमोट करने में हमें मदद मिलेगी और निश्चित तौर पर यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। बात करते हैं डिजिटल भुगतान के बारे में। आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं दोस्तों कि डिजिटल भुगतान का क्या मतलब होता है। देखिए, डिजिटल पेमेंट दोस्तों, ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आपको पता है कि यूपीआई और भीम, इन दोनों की मदद से भारत फिलहाल वर्तमान में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की दिशा में काम कर रहा है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये दो तरह के कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से भारत डिजिटल पेमेंट कर रहा है। अब भारत में इस डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल पेमेंट का स्तर क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इस बात का पता हम इस चीज से लगा सकते हैं कि अभी हाल के दिनों में जब भारत में विगत वर्ष में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 में दोस्तों, तो इस G20 सम्मेलन में जिन सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख भारत आए थे, जब उन लोगों ने सामान्य तौर पर एक ठेले पर चाय पी करके उसका भुगतान यूपीआई से किया, जब एक सब्जी खरीदने वाले या सब्जी बेचने वाले विक्रेता से खरीदी गई सब्जी का भुगतान जब उन्होंने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से किया, तो इस घटना ने उन्हें न केवल रोमांचित किया, बल्कि उन्होंने इससे इतना वो प्रभावित हुए कि भारत से वो अपने आप को आग्रह करने से नहीं रोक पाए कि इस प्रकार के डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ऐसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्यों ना भारत उन देशों में भी स्थापित करने में, उन देशों में भी इन्हें लागू करने में मदद करे, और भारत सहर्ष इसके लिए तैयार हुआ। मैं इस घटना की बात इसलिए भी कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर भुगतानों में यूपीआई की बात की जाए तो वर्ष सिर्फ 2023 की मैं चर्चा करूंगा। सिर्फ वर्ष 2023 में भारत में लगभग 100 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं वो इसी यूपीआई के माध्यम से हुए हैं। निश्चित तौर पर यह दुनिया में सबसे बड़ा यूपीआई का आंकड़ा है, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा उदाहरण हमें दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर 2012-13 की बात की जाए, जो कि हम अगर 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर 2012-13 में आप देखें तो 2012 में भारत में लगभग 162 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए थे। कितने? लगभग 162 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए थे। लेकिन अगर यही चीज हम अब देखते हैं, यानी कि वर्तमान परिदृश्य को देखें, 2023-24 को देखें, तो भारत में 2023-24 में होने वाले डिजिटल पेमेंट्स की संख्या 14,500 से भी ज्यादा है, यानी 14,500 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हुए हैं। अब आप यह समझ लीजिए दोस्तों कि 14,500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब, अगर हम कई यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जिसमें
हम नाम ले सकते हैं कुछ खास देशों का। उदाहरण के लिए अगर ब्रिटेन की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, या इनफैक्ट अगर हम ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, तो मैंने 4 देशों की बात की, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इन चारों देशों में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होता है, इनके टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तुलना में उससे भी 4 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन भारत में सिर्फ 2023-24 में हुआ है। और यह दिखाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने न केवल डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में किया, बल्कि भारत की यह डिजिटल क्रांति दुनिया के कई ऐसे देशों के लिए जो अपने आप को तकनीक का और टेक्नोलॉजी का सिरमौर समझते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। और यही कारण है कि दुनिया के कई देश भारत से लगातार यह आग्रह कर रहे हैं कि भारत अपने इस डिजिटल क्रांति का कहीं ना कहीं उन देशों को भी लाभ लेने में मदद करे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में लागू किया जाए। यहां एक बात और है दोस्तों, जो समझ लेना जरूरी होगा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम लोगों ने अभी यूपीआई कहा है, इस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बजाय भारत अब इस समय आईएमपीएस इस तकनीक पर काम कर रहा है। आईएमपीएस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इसे कहा जाता है इंस्टेंट मल्टीपल पेमेंट सिस्टम, यानी इंस्टेंट मल्टीपल पेमेंट सिस्टम व्यवस्था के जरिए एक बार में यूपीआई के साथ हम एक से ज्यादा बैंकों को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि भारत ने जब यूपीआई सर्विस को शुरू किया था, तो उन्होंने भारत के उन सभी 21 बैंकों को उसके साथ जोड़ा था। यानी 21 बैंकों के यूपीआई सर्विसेज को जो स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग में, अब हम लोग इसी सर्विस को आईएमपीएस के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। और यहां आईएमपीएस का जो मतलब होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं तत्काल भुगतान सेवा। क्या कहते हैं इसे? इसी को कहा जाता है तत्काल भुगतान सेवा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये बताता है कि भारत न केवल तकनीक के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है, बल्कि आने वाले समय में एनपीसीएल की मैं बात करूंगा। एनपीसीएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, या फिर आप इसे केवल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जान सकते हैं। तो एनपीसीएल ही वो संस्था है जिसने वर्ष 2016 में, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये 21 बैंकों के साथ जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये कार्यक्रम अगर पूछता है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कार्यक्रम एनपीसीएल के द्वारा स्टार्ट हुआ था, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और इसे स्टार्ट किया गया, जैसा मैंने बताया, वर्ष 2016 में। कितने बैंकों के साथ इसे स्टार्ट किया गया था दोस्तों? तो इसे स्टार्ट किया गया था कुल 16 बैंकों के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसे में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि न केवल भारत डिजिटल क्रांति के जरिए भारतीयों की जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कई सेवाओं तक भारतीय नागरिकों की पहुंच को इसने अपनी तकनीकी क्रांति की मदद से आसान बनाया है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फिलहाल वर्तमान में अब ऐसी स्थिति नहीं बनती जहां पहले की तरह हमें पैसे लेने के लिए बैंकों की लंबी लंबी कतारों में घंटों अपना कीमती वक्त जाया करना पड़ता था। आज आप घर बैठे न केवल बैंकों में अकाउंट्स खोल लेते हैं, बल्कि आप सारा डिजिटल लेन देन, या सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है, वो ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कर रहे हैं। तो इससे बेहतर उदाहरण डिजिटल क्रांति का कोई और नहीं हो सकता। और निश्चित तौर पर यह दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एक नजीर बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है
वो बात करता है एक ऐसी घटना की, एक ऐसे सिस्टम की जिसे हम लोग मूल रूप से कंप्यूटर के सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। देख लेते हैं वो क्या है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हालांकि दोस्तों, मूल रूप से सिर्फ अबेकस के साथ शुरू हुआ कंप्यूटर के विकास का यह कार्यक्रम आज सामान्य कंप्यूटर से होते हुए सुपर कंप्यूटर, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर से होता हुआ अब यह पहुंचने वाला है आने वाले भविष्य में हाइब्रिड कंप्यूटर्स पर। और हम लोग इस बात को शायद जानते हैं कि जहां सामान्य कंप्यूटर काम करते हैं या सुपर कंप्यूटर काम करते हैं किस पर दोस्तों? हमारे बाइनरी सिस्टम पर, जिसकी यूनिट को हम बिट में मापते हैं। वहीं अगर क्वांटम कंप्यूटर्स की बात की जाए तो क्वांटम कंप्यूटर्स बाइनरी बिट्स के बजाय काम करते हैं क्यूबिट्स पर। और अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर काम करेगा हमारे डीएनए के स्टोरेज सिस्टम के आधार पर। हालांकि ये भविष्य की तकनीक है, इस पर अभी बहुत ज्यादा कुछ कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। आप अभी शायद इसके लिए भी प्रिपेयर ना हो, लेकिन इतना तय है कि कंप्यूटिंग के सेक्टर में होने वाले इस विकास ने न केवल ब्रह्मांड को समझने के संबंध में हमारे ज्ञान को बेहतर बनाया है, बल्कि अब हम मौसम का पूर्वानुमान, प्रिसाइज मेडिसिन, प्रिसीजन या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें कर रहे हैं। यहां पर एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। आज की स्थिति क्या है कि हम लोग इस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को जिस एक नई तकनीक से जोड़ रहे हैं वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कंप्यूटर का ये एआई वर्जन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में तकनीक के एक नए चेहरे को हमारे और आपके बीच प्रस्तुत करेगा, और साथ साथ बहुत सारी गणनाओं को, जटिल गणनाओं को हमारे लिए बहुत आसान बना देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पहले ही हमारे देश में नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जीपीएआई जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर एनएमएआई की बात करूं मैं, तो एनएमएआई को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसे बोला जाता है। जबकि जीपीआई का मतलब है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ उसे कोलैबोरेट करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य को लेकर बेहतर उम्मीद हमारे आपके मन में पैदा करते हैं, बनाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमें इस टॉपिक में किस चीज के बारे में बात करनी है। तो मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, हाल ही में विकसित किए गए एक सुपर कंप्यूटर के बारे में, जिसका नाम है परम रुद्र। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ परम रुद्र ही हमारे द्वारा विकसित किया गया कोई सुपर कंप्यूटर है, बल्कि इसके अलावा दो नाम और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें एक नाम है अर्का और दूसरा नाम आप पढ़ेंगे अरुणिका। ठीक है, यानी परम रुद्र, अर्का और अरुणिका, ये तीनों जो हैं एक सुपर कंप्यूटर हैं, और इन सुपर कंप्यूटरों को देश को समर्पित किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन तीनों कंप्यूटरों को
तीनों सुपर कंप्यूटर्स को राष्ट्र को समर्पित किया है। अब इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स की मदद से आखिरकार हमें लाभ क्या होगा, इस पर भी संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चाहे बात क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च की हो, यानी क्वांटम रिसर्च की बात की जाए, यह भी एक विषय है, या फिर बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की हो, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात की जाए, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की बात की जाए, प्रिसीजन मेडिसिन या प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों में हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से कई नए कीर्तिमान बना सकते हैं। यहां एक बात और हमारे आपके लिए जान लेना जरूरी है कि भारत ने दुनिया के कई ऐसे देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया, ताइवान, चाइना, जिनके पास पहले से ही बेहतर कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं। और इसीलिए भारत ने वर्ष 2015 में शुरू किया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के माध्यम से ही भारत लगातार नए नए सुपर कंप्यूटर्स का विकास कर रहा है। हालांकि यह क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत आने वाले भविष्य में भारत की योजना कितने नए सुपर कंप्यूटर्स को बनाने की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमरुद्र, अर्का और अरुणिका की तरह कुल 70 सुपर कंप्यूटर्स को, यानी 70 सुपर कंप्यूटर्स को विकसित करने का जो लक्ष्य है वो भारत लेकर चल रहा है। और इन 70 सुपर कंप्यूटर्स को भारत के अलग अलग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में स्थापित किया जाएगा, जिससे न केवल शोध के क्षेत्र में हमें मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले भविष्य में एक मजबूत भारतीय नेटवर्क का जो है निर्माण किया जा सकेगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग इंडियन नेटवर्किंग सिस्टम की भी हम स्थापना कर पाएंगे। और शायद यही होगा कि हमारी जो ये 21st सेंचुरी है, 21वीं जो सदी है दोस्तों, इस सदी को भारत की सदी बनाना ही इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो मैंने आपसे बताया। आने वाले भविष्य में हम इस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोलैबोरेशन की मदद से न केवल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और बड़े और नए कीर्तिमान बनाएंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी चीज होगी वो ये होगी कि पूरी दुनिया भारत की इस तकनीकी प्रगति का लोहा मानेगी। तो दोस्तों, आज की इस संक्षिप्त बातचीत के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप न केवल इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस से ज्यादा फायदा पाएंगे, बल्कि अपनी तैयारी के लिए कैसे इसको बेस बना करके आप और बेहतर ढंग से तैयारी करें, यही आपको समझाना हमारा और हमारी टीम का मकसद है। तो दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा यदि संभव हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने आपको बताया कि अब आपको ये सारे वीडियोस न केवल डीपी एजुकेयर के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, बल्कि आपको YouTube पर भी ये सारे वीडियोस उपलब्ध रहेंगे, जो कि आपको कुछ वीडियोस, यानी कि एक क्लास आपको सुबह मिल जाएगी और एक क्लास आपको शाम को। यानी हम और हमारी टीम पूरी तरह से समर्पित हैं आपकी सफलता के लिए, और इस सफलता के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है और आपको समझना है कि कैसे आपको दी जा रही इस सुविधा का फायदा आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इन कंटेंट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।